देखिए, ये चुनाव के रंग हैं, अलग अलग वक्त में तंज हैं। और देखिए, वही ममता की क्षमता की बात होती रही, बीजेपी कहती रही 4 मई दीदी गई, और ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। और जिस रूप में अभी झालमुड़ी का स्वाद किसके मुंह को तीखा कर गया, किसकी सत्ता को बिगाड़ करता हुआ चला गया, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात एक तरह से नजर आती है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताते चलूं, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सीएम फेस को लेकर चर्चा लगातार जोरों पर है कि आखिर सीएम कौन होगा। मेरे साथ में एक और खास मेहमान प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी भी कनेक्ट हो चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मंजुला जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। लेकिन आप ही से मैं प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूं। ममता बनर्जी को लेकर आपने सुना, ममता बनर्जी अभी तक ये एक पूरा एक बलून क्रिएट किया हुआ था कि ममता की सत्ता को कोई हिला नहीं सकता, उनकी कुर्सी को कोई डगमगा नहीं सकता, ममता बनर्जी को आउट करना नामुमकिन है। लेकिन वो नामुमकिन तो मुमकिन कर बैठी है बीजेपी। आखिर अब खासतौर से ममता बनर्जी के लिए क्या दुविधा नजर आ रही है मैम? लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर बहुतों का जो घमंड होता है वो चूर हो जाता है। तो कभी किसी भी पक्ष को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमेशा किसी पद पर आसीन रहेगा या कहीं पर उसी की सत्ता बनी रहेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां पर जनता ही वोट करती है। तो अगर आप परफॉर्म करोगे तभी रह पाओगे। और पूरा देश विकास कर रहा है, एक नई गाथा लिख रहा है विकास की, तो उसमें बंगाल क्यों पीछे रह जाए। तो बंगाल की जनता ने इस बार किसी और को विकल्प के रूप में चुना है। तो ये ममता बनर्जी जी के लिए तो सीख भी है, पर साथ ही साथ जिनको अब सत्ता मिलने जा रही उनके लिए भी ये है कि वो अपने आप को, उनके जो सपने हैं या जो उनकी आशाएं हैं उस पर खड़े होकर दिखाएं। ठीक और है। ये तो लोकतंत्र में है, कभी कोई हारता है, कोई कोई जीतता है। तो ये कभी, जो वो बार बार कह रही थी कि मुझे कोई हटा नहीं सकता, तो इस तरीके का अहंकार किसी में भी नहीं होना चाहिए, कोई जी, किसी भी पार्टी का ठीक है। हो। देखिए, अब यही और बात है कि इस रिजल्ट मंजुला में जी, ये चीज आपने एक दिखा। बात दुरुस्त कही कि ये सत्ता की चाबी इस तरह की होती है कि किसी को भी डगमगा दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या कांटो भरा ताज है बीजेपी के लिए। कई तरह की चैलेंजेस रहने वाले हैं, उस पर भी एनालिसिस करेंगे। अनंत मित्तल जी भी हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर कनेक्ट हो चुके हैं। आनंद जी, आपका एक रिएक्शन, खासतौर से ये जो पूरे परिणाम, अब रुझान धीरे धीरे दुरुस्त परिणामों में तब्दील हो रहे हैं। ये बीजेपी को सत्ता की चाबी मिल गई है, बीजेपी के लिए गदगद, लेकिन अब बाकी सभी के लिए अस्तित्व और आत्ममंथन का वक्त है। जी हाँ, लोकतंत्र हमेशा ऐसी चुनौतियां पेश करता है, इसीलिए दुनिया में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली समझा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो गया है कि जैसे इंदिरा गांधी के समय हो गया था इंदिरा इज इंडिया, वैसे बीजेपी की जीत को लोग बीजेपी इज इंडिया इस तरह इंटरप्रेट ना करें। मैं आपके इस पे तमाशा देख रहा हूँ। अभी ममता बनर्जी ने कभी नहीं कहा मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। ममता बनर्जी ने हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार किया, और ममता बनर्जी को वहां की जनता ने चुना, इसलिए वो 3 बार मुख्यमंत्री रही। तो और इस बार के भी जो परिणाम है ये भी लोकतांत्रिक तरीके से है क्या? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। महोदया, ध्यान से सुनिए, अगर आपने मौका दिया है तो बताइए बताइए। मेरे रखिए, बोलने दीजिए। और अगर मेरी वरिष्ठता का सम्मान नहीं है तो मुझे कोई अरे 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 महाराज, बोलिए बोलिए, प्लीज प्लीज बोलिए। यहाँ मैं जो देख रहा हूँ, जिस तरह से ये एक तरह का अश्लील आपने वीडियो दिखाया, ममता का और लोकतंत्र का अपमान है ये। मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, ममता ने ऐसा एक भी बयान दिया? ममता ने कोई छवि नहीं बनाई, ममता की छवि जनता ने बनाई। ममता लड़ाकू है। अमित शाह या नरेंद्र मोदी ने आज तक अपना सिर नहीं फुड़वाया सड़क पे। ममता ने सीपीएम की सरकार के दौरान 10 बार अपना सिर फुड़वाया है, हमेशा शेरनी की तरह डटी रही। अच्छा अच्छा, मुझे आनंद जी एक बात तो ये बताइए, फिर इस बार ऐसे इलेक्शन में क्या फैक्टर रहे जो बीजेपी के फेवर में चले गए, ममता बनर्जी को इतना पीछे कर दिया? इसलिए यह है कि हम बीजेपी का भोंपू ना बने, संतुलित रहें। आनंद जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा समझाइए तो सही। लोकतंत्र में जीत भी होती है, हार भी होती है। अभी एक यहाँ कह रहे थे विश्लेषक कि ये लोकतंत्र है, कोई इतराए नहीं। 2024 का आम चुनाव मत भूलिए। बीजेपी और नरेंद्र मोदी 400 का नारा लगा के और 240 पे अटक गए थे। इसलिए ये जो इस तरह की एक गुदगुदी पैदा की जा रही है, उससे बचिए। हम मास मीडिया हैं,
अनंत समझे? जी, अनंत जी, और हम मैं लोग आपकी बात समझ रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, तो इस बार ऐसा क्या वजह रही कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बढ़त मिल गई, ममता बनर्जी इतने पीछे रह गई? बढ़त मिलना बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ ये लोकतंत्र की जीत है। जनता ने बदला है, बहुत अच्छा है। बीजेपी ने बहुत साल से वहां कोशिश करी, अच्छी बात है, उसको फल मिला। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि ममता बनर्जी गुंडी थी, ममता बनर्जी कुर्सी से चिपकी रही। अरे भाई 15 साल 2 राष्ट्रीय पार्टियों से उसने अकेले मुकाबला किया। पहले कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी, और मैं फिर बिल्कुल बात समझ गई आनंद जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप नाराज हो रहे। ठीक है भाई, लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का, अपने बात रखने का अधिकार है। जिन्होंने अभी आपने जो एक वीडियो देखा, वो एक कॉमेडियन है, उनका कृत्य ही, उनका काम ही दरअसल वो है, उन्होंने अपने तरीके से बात रखी। ज्यादा अत्याचार किस राज्य में होता है? राजस्थान में। किसकी सरकार है? आरएसएस बीजेपी की। औरतों पे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अत्याचार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसकी सरकार है? बीजेपी आरएसएस की। आरएसएस के स्वयंसेवक मुख्यमंत्री है, वहां मंत्री हैं। तो इसलिए ये आप मत अच्छा ठीक है। सोचिए। अच्छा, मैं आपसे बार बार यही तो पूछ रही हूँ कि ऐसा कौन सा फैक्टर रहा जो ममता बनर्जी को जीत से 3 साल की 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री रही, लेकिन अब वो बहुत पीछे चली गई। अब ऐसे हालात हो गए कि उनकी खुद की सीट बहुत निकाल पाना मुश्किल है, नेक टू नेक चल रहा है। कहाँ नेक टू नेक चल रहा है? अभी आपने बताया 8,000 से आगे। हाँ, अभी तो बताया आपने। मैं वही तो कह रही हूँ, कई जगहों पर तो कभी 800, कभी 800, कभी 1000। पहली बात। ठीक है। अच्छा सुनिए सौरभ जी, भवानीपुर में जब पिछली बार उपचुनाव जीती थी या नंदीग्राम में हार का सामना करना पड़ा था, तब भी जीत का मार्जिन मुश्किल से 1000 से 1500 वोटों का था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अब यहाँ पे आनंद जी की नाराजगी मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन लोकतंत्र का अधिकार है ना सबके पास में। अगर ये वोट अगर लोकतंत्र की जीत के तौर पर लोग इसे कह रहे हैं तो क्या आपत्ति है? सौरभ जी क्या कहेंगे आनंद जी की बात पे? अजीब मूर्खता की बातें। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर में है, वेंटिलेटर पर हैं। अब वो समाप्त हो चुकी है, राजनीति उनका खत्म हो चुका है। एनडी गठबंधन की तरफ से वो भविष्य की प्रधानमंत्री के सपने बुन रही थी। एनडी गठबंधन ने उनको सहयोग नहीं किया। उत्तर प्रदेश से केवल एक अखिलेश यादव ने उनके पूरे चुनाव में कहा, और कांग्रेस ने उन पर कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है वहां, इसलिए वो अलग थलग पड़ गई और अपने चुनाव हारने की तरफ है। जनता पूरी तरह से उनको समझ चुकी थी कि जनता के बीच में जिस तरह से टीएमसी के गुंडों ने पूरी तरह से बंगाल को आग में ढकेला था, हिंसक बनाया था, वहां के वामपंथियों के गुंडा राज फिर से आ गया था, उसको जनता ने इस बार करारा जवाब दिया है और निर्भय होके, निडर होके इस बार जनमत दिखाते हुए, जनादेश देते हुए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को वहां चुना है। इसलिए अब पश्चिम बंगाल ममता के लिए गया और ममता का राजनीतिक भविष्य भी खत्म है, अधर में है, क्योंकि ना उनके साथ कोई गठबंधन है, ना एनडी का कोई एलाइज है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई नेता है। तो मुझे लगता है अब चुनाव हार चुकी और अपने चुनाव तो बुरी तरह हारेंगी। और उसी का ही एक नतीजा यहाँ पर नजर आ रहा है सौरभ जी। और आप जो बात कर रहे थे, बड़ी खबर इस समय की, ममता बनर्जी के घर के बाहर लोग इकट्ठा हो चुके हैं, नारेबाजी की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो ममता बनर्जी के घर के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस बीच उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक भी लिया। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता दरअसल ममता बनर्जी के घर के बाहर पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से रोका गया है। हालांकि यही कार्रवाई ये कहा जाए कि कई बार थोड़ी सी उकसाने वाली हो जाती है। तो देखिए जिस तरह से लगातार हालात बने हुए हैं, ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीत तो हासिल के करीब पहुंच चुकी है, यूं कहें कि हासिल कर ही लिया है रुझानों में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन अब किस तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था देखनी होगी, चुनौती बड़ी है। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमने लगातार पहले भी देखा किस तरह से टीएमसी की तरफ से प्रदर्शन होते रहे हैं और कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से चुनाव को भी प्रभावित करते रहे। वहीं दूसरी तस्वीर जो आ रही है वो है खुशी की तस्वीरें। जी हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, वो तस्वीरें इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर नारेबाजी भी हुई है, इस खबर को भी आपको बताएंगे।
जाएंगे, लेकिन काउंटिंग के बीच आसनसोल में हंगामा हुआ है। ये बड़ी खबर, आसनसोल में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी के बीच जो भिड़ंत हुई है, हंगामा करने वालों पर हालांकि लाठीचार्ज भी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। काउंटिंग के बीच आसनसोल में हंगामा हुआ है। ये तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो वाहन है उनमें तोड़फोड़ की गई है और बीजेपी टीएमसी के जो कार्यकर्ता आपस में भिड़े, हंगामा करने वालों पर लाठीचार्ज भी यहाँ पर हुआ है। तो ये तस्वीर अपने आप में बता रही है किस तरह से टीएमसी का गुस्सा इस वक्त दिखाई दे रहा है। तोड़फोड़ की एक तरह से जो टीएमसी की कार्रवाई है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और यही एक तरह से नीति भी है। यश, आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी क्योंकि हमेशा टीएमसी के कार्यकर्ताओं नेताओं को यही कहा जाता है कि उपद्रवी और हंगामा करना, और ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही है इस वक्त आसनसोल में। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रही हैं फियर फैक्टर, और अभी आपने सवाल भी पूछा था महिला सुरक्षा के संदर्भ में, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जब महिला वोट करेंगी बंगाल में तो 74% उनके मस्तिष्क में यह रहेगा कि महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है। इसी सॉफ्टवेयर में जब हम लोग एग्जिट पोल दे रहे थे तो महिला सुरक्षा में एक आंकड़ा यह भी आया था 10 लाख का। तो उसमें जब हम लोगों ने ये डाला कि अगर किसी महिला के साथ कुछ अन्याय हो जाता है या हीनस क्राइम हो जाता है तो उसको 10 लाख रुपए बंगाल की सरकार देगी। जैसे ही हम ये अपने सॉफ्टवेयर में गणितीय इक्वेशन डालते हैं तो उसमें एकदम से वोटिंग पे शिफ्ट ऐसा नज़र आता है कि भाजपा को एकदम से हाइप मिलता है। और जहाँ तक आप ये उपद्रव की बात कर रहे हैं तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे इंडिया डेली के दर्शकों को एएम एनालिटिक्स के प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग बता दूँ। फाल्ता जो सीट है जहाँ पर फिर से दोबारा चुनाव होने वाले हैं, हम लोगों क्योंकि ऑटोमेशन में प्रिडिक्ट करते हैं तो हम लोगों ने ये प्रेडिक्शन किया है कि अब जो अगली बार चुनाव होने वाले हैं फाल्ता में, वह सीट बीजेपी जीतेगी। और उसका मुख्य कारण रहेगा यही फियर फैक्टर जो उन्होंने अभी पब्लिकली स्टेटमेंट बोले थे। पहले ये सिर्फ ग्राउंड लेवल पे था, न्यूज़ में नहीं था, लोगों तक पता नहीं था। अब ये इतना उभर कर आ गया है और जो कि बीजेपी का रहा है परसेप्शन बिल्डिंग, तो उनके इकोसिस्टम ने एक ऐसा परसेप्शन जो वास्तविक परसेप्शन था वो लोगों के मस्तिष्क तक पहुंचाया। और आज ऐसी परिस्थिति है कि फियर फैक्टर को देखकर ही लोग वोट कर रहे हैं। इसीलिए फाल्ता में भी जो चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, बाईपोल होगा, उसमें बीजेपी बिल्कुल एक तरह से यहाँ पर ना बोलने देने का जो माहौल बनाया गया था टीएमसी की तरफ से। कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लगातार हिंसा से जोड़ा गया। हमने देखा बीजेपी के कार्यकर्ता जब लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे थे उस वक्त भी बहुत सी हिंसा हुई जिसमें टीएमसी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया। ऐसे में यहाँ पर रुद्र प्रताप जी ये भी समझना बहुत जरूरी है, अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है, चुनौतियां क्या क्या होगी, किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि एक तरह से टीएमसी जिस तरह से सरकार के काम को रोकेगी, विपक्ष के तौर पर भी अब टीएमसी रहेगी, तो कहीं ना कहीं चुनौती टीएमसी अभी भी है। अभी ये ना माना जाए कि यहाँ पर किसी भी तरह से बीजेपी पूर्ण बहुमत में तो आएगी, लेकिन चुनौतियां टीएमसी हमेशा खड़ी करती रहेगी जो उसका काम है। नहीं, देखिए टीएमसी अब कोई चुनौती नहीं देने वाली है बीजेपी को, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी के लिए जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो जो सुरक्षा की बात है उसको मेंटेन करना, जो बाहरी बांग्लादेशी घुसपैठ है उस पे उसको समाधान देना पड़ेगा, क्योंकि अब बांग्लादेश का पूरा बॉर्डर बीजेपी के पास आ जाएगा। उधर आसाम आप ले लीजिए, इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पूरे हर तरफ से बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो बाहरी लोग आए हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे जो रिजल्ट में ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो बाहरी लोग आए थे, जो घुसपैठिए हैं, उनका दबदबा ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की साइड से उनको एक संरक्षण मिलता है। तो जो आम व्यक्ति है, वहाँ का जो लोकल व्यक्ति है, उसको इस बातों से बड़ी दिक्कत हो रही थी। और जो पश्चिम बंगाल का जो कल्चर है उसमें वो लोग बाहरी लोगों को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये लंबे समय तक चलता आ रहा था। तो ये जो स्थिति बनी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज जैसे अभी आनंद जी शायद कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने सर पे चोट खाई थी, पैर उनके टूटे हैं, ये चीज भी इस बार चुनाव में नहीं दिखी। जो एक इमोशनल कार्ड आपने देखा होगा था कि सिंपैथी फैक्टर उनका था, कि आपने देखा होगा कि 22 के चुनाव में जब हो रहे थे, 22 वाले चुनाव में, 21 वाले चुनाव में तो उनको चोट लग गई थी। फिर आपने देखा होगा 24 के लोकसभा चुनाव में भी उनको चोट लगी थी। तो इस बार मुझे लग रहा था कि ममता बनर्जी से ज्यादा उनके जो भतीजे हैं वो चुनाव को लीड कर रहे थे और उनका चुनाव लीड करने का तरीका जो था वो निगेटिव कहीं ना कहीं था। देखिए धमकी भरा लहजा था। तो ये जो चीजें थी और जो सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, जो चुनाव में आपने देखा होगा कि पहली बार वेस्ट बंगाल में ऐसा चुनाव हो रहा है कि जो चुनावी हिंसा से परे है बहुत। बिल्कुल, और अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगे, फाल्टा में भी जिस तरह से चुनाव में हमने देखा किस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई है, दोबारा से अब यहाँ पर चुनाव कराया जाएगा। हमारे साथ अनंत मित्तल जी भी जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। अनंत जी, आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगी। देखिए जिस तरह से चुनौतियों की बात अगर हम करते हैं, अब सिलसिलेवार तरीके से প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে, এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে।
এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স, পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো लड़ाई করে যাবো। बनर्जी को सुनते हुए, उससे पहले गीतू सुबह उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी जो है शेयर किया था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि नजर बनाए रखें जो तमाम कार्यकर्ता हैं, अभी भी मोराल बूस्ट करते हो अपने कार्यकर्ताओं को और चुनाव आयोग को एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए। आनंद मित्तल जी, ये ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट रहा नतीजों के बीच, ऐसा किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ममता बनर्जी को लग रहा है कि बंगाल से उनकी विदाई हो रही है? और इस बीच बड़ी खबर आ रही है अनंत जी, पहले उसका रुख कर लेते हैं। नतीजों के बीच ममता बनर्जी का पहला बयान, और नतीजों के बीच ये जो बयान दिया है, कई जगहों पर काउंटिंग रुकी है, ममता बनर्जी कह रही है तो हम जीतेंगे, हमारी जीत तय है। ममता बनर्जी दावा भी कर रही है, एसआईआर के नाम पर वोट की लूट की बात कर रही है, 70 सीटों की जानकारी नहीं दे रहे हैं, ये ममता बनर्जी का कहना है। केंद्रीय बल कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी की ये जो बड़ी बातें सामने आई, अनंत जी आप अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं इसी पर। जी हाँ, मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूं, ममता बनर्जी भवानीपुर में 20,000 वोट से लीड कर रही हैं, अभी अभी मैंने इंडिया टुडे पे सुना है। ठीक है, तो पहले अपना मैथ्स अपडेट कर लीजिए। उसके बाद ये है कि ये देखिए वहां बहुत तगड़ी रसाकशी है दोनों के बीच में, बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में, और दोनों स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के पास क्या है, पूरा गृह मंत्रालय है, सेंट्रल फोर्सेज हैं, पूरा प्रचार तंत्र है। आरएसएस अनंत जी ऐसा लग रहा है आपको पसंद नहीं आ रहा है सर? एक बीजेपी के जो आंकड़े चल रहे हैं स्क्रीन पर, आपको शायद पसंद नहीं आ रहे हैं आंकड़े। बोलने तो दो ना। नहीं बोलिए, आपको पूरा बोलने का मौका दे रहे हैं। प्रवक्ता हो जो बीच में इंटरवीन करोगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।